हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। तो आप अपनी स्क्रीन्स पर देख ही सकते हैं कि आज हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है, लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, हार्मोन्स, ठीक है। तो वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक जो हमने इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो अभी इसमें हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ा था। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम ने हमने पढ़ा था कि दो टाइप्स में डिवाइडेड था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितनी भी नर्व्स थी हमारी, वो सारी इंक्लूडेड थी। तो नर्व्स के बारे में हमने उसमें पढ़ा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ा, जो कि पिछले वीडियो में हमने देखा ही था, ठीक है। तो आज हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे हार्मोन्स के साथ। तो हार्मोन्स क्या है? तो हार्मोन्स जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि रिलीज़ होते हैं कहीं एक साइड से, और क्या होता है, कोऑर्डिनेट करने के लिए, अपने फंक्शनिंग के लिए टारगेट जो उसका ऑर्गन होता है वो किसी और साइड पर होता है। तो हार्मोन सिंपल हम बोल सकते हैं कि केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि हमारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है और साथ के साथ हमारी ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स जो है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं, क्योंकि उनकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी उनकी हमारी बॉडी में होती है। तो हार्मोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो ये जो है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत ही कम मात्रा में, हम सिंपल बोले कि हमारी ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो है वो स्क्रीट होते हैं। तो ये जो है डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं और ब्लड जो है फिर इसको इसके टारगेट ऑर्गन तक लेके जाता है। तो हॉर्मोन्स जो है, इनका जो है कि बनने की साइड, जहाँ पर ये बन रहे हैं वो अलग जगह होती है, और जहाँ इनका इफ़ेक्ट होना होता है वो जगह अलग होती है। मतलब कि टारगेट ऑर्गन अलग होता है और प्रोडक्शन जहाँ पर इसकी हो रही है वो ऑर्गन अलग है। और इसको हम इसलिए केमिकल मैसेंजर्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें केमिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो होती है। हॉर्मोन्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन्स के ऊपर ही अपना एक्शन दिखाते हैं, तभी मैं उसको बोल रही हूँ ना, टारगेट ऑर्गन्स। जहाँ पर भी ये एक्शन करेंगे तो उस ऑर्गन को हम टारगेट ऑर्गन्स बोलते हैं। तो हॉर्मोन्स जो है वो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है और साथ ही साथ उसकी ग्रोथ भी करता है, ठीक है। तो अब ये हॉर्मोन्स जो है वो बनते कहाँ पर हैं? तो इसके लिए हमारे पास आता है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो ग्लैंड एक्चुअल क्या है? तो ग्लैंड जो है वो एक तरह का ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें, जो कि आप थैली टाइप बोल लो ना, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर है ग्लैंड जहाँ पर कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस जो है, केमिकल्स जिसको हम बोल रहे हैं, वो बनते हैं। तो वो जो है दो टाइप्स में हमारे पास ग्लैंड्स डिवाइड होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ऐसे ग्लैंड जो कि एक ट्यूब मतलब एक डक्ट के थ्रू जो है वो अपना स्क्रीट करते हैं, अपना प्रोडक्ट जो है वो निकालते हैं, उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। और साथ के साथ हम उसको डक्ट ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। जैसे स्लाइवरी ग्लैंड्स है, तो पीछे हमने स्लाइवरी ग्लैंड्स पढ़े थे ना, ये है जैसे स्लाइवरी ग्लैंड्स। तो यहाँ से देखो एक डक्ट निकल रही है, हर स्लाइवरी ग्लैंड में डक्ट्स निकलते हैं, मतलब पाइप निकलते हैं। तो ये पाइप के थ्रू, अपने डक्ट्स के थ्रू जो है अपने हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ करते हैं, इसलिए हम इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो बोलते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो उनमें डक्ट्स होते हैं। दूसरे ग्लैंड्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनमें डक्ट्स नहीं होते हैं, वो अपना प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्ट कहाँ पर डालते हैं, ब्लड में डालते हैं, और ब्लड ही जो है वो उसको टारगेट ऑर्गन तक लेकर जाता है। तो वो ग्लैंड्स कौन से हुए? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा सेल्स का ग्रुप या टिश्यू का ग्रुप जिसमें हॉर्मोन्स बनते हैं, वो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए हम इनको डक्टलेस ग्लैंड्स जो हैं वो बोलते हैं। तो अपनी सिक्रीशन ये ब्लड में डायरेक्ट पहुंचाते हैं। और हॉर्मोन्स में क्या होता है, केमिकल मैसेजेस होते हैं, इसलिए हम इनको केमिकल मैसेंजर्स बोलते हैं। तो
एक साइड पर एक पार्ट बॉडी के पार्ट में ये बनते हैं और दूसरी जगह पर किसी और बॉडी पार्ट में इनका फंक्शन जो है वो होता है, जिसको हम टारगेट ऑर्गन्स बोलते हैं। तो कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दोनों का काम करते हैं। तो वो कौन से हो गए? पेनक्रियाज हो गए, टेस्टिस हो गई, ओवरी। और ऐसे ग्लैंड्स जो हैं ये सारे दोनों काम करते हैं, मतलब एक्सोक्राइन भी करेंगे, मतलब डक्ट भी होंगे इनमें, और एंडोक्राइन का काम भी करेंगे, मतलब अपना सिक्रीशन जो है वो ब्लड में भी डाल देंगे। जो जैसे पेनक्रियाज है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह होता है, जब ये एंडोक्राइन की तरह काम करता है तो अपना हार्मोन इंसुलिन जो है वो क्या करता है? स्क्रीट करता है। और जब एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है तो पेनक्रियाटिक जूस, जो कि डायरेक्ट हमारा पेनक्रियाटिक जूस जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में पोर करता है ताकि हमारा खाना डाइजेस्ट हो सके। ऐसे टेस्टिस है, वो जो है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो निकालता है। और जब एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा तो स्पर्म्स जो है, मेल सेक्स ऑर्गन्स जो है, मेल सेक्स सेल्स जो हैं, वो एक डक्ट के थ्रू जो है वो स्क्रीट करता है। ठीक है, तो ऐसे ही ओवरीज जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह का जब काम करेंगी तो हॉर्मोन्स क्या होगा? ऑस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन, वो हमारा रिलीज़ होगा। साथ के साथ दो यहाँ से हॉर्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रॉन। और जब एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा तो ओवा जो है, मतलब एग्स, फीमेल सेक्स सेल्स जो है वो रिलीज़ होता है। तो आपके सिलेबस में यहाँ पर कौन से ग्लैंड्स हैं? एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ऐसा ग्रुप्स और ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ऐसा ग्रुप जहाँ से कई सारे हार्मोन्स जो है वो निकलते हैं, उनको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। तो सिंपल हम इसको हार्मोनल सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो नर्वस सिस्टम तो हमारा कंट्रोल करता ही है, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम के साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो भी हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को, एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है। तो एक तरफ से नर्वस सिस्टम संभाल रहा है हमारी बॉडी के फंक्शन को, दूसरी तरफ से एंडोक्राइन सिस्टम भी हमारी बॉडी के सिस्टम को संभाल रहा है। ठीक है, सो ये जो है सारे के सारे केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं हमारी बॉडी में कौन कौन से हैं? पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पैनक्रियाज, एडर्नल ग्लैंड। टेस्टिस मेल्स में होता है और ओवरीज जो है वो फीमेल में होता है। तो ये आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड गले में होता है। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड ये आ गया, पैनक्रियाज, ठीक है, एडर्नल ग्लैंड किडनीज के ऊपर आ गया, अगर फीमेल है तो ओवरी, अगर मेल्स है तो टेस्टिस आ गया। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लोकेट है, ये अभी आपने देख ही लिया है। और इनका फंक्शनिंग भी जो है वो अलग अलग होगा, अलग अलग ही हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ करेंगे और उनका डिफरेंट हर उसका हार्मोन का काम अलग होगा। ठीक है, तो साथ के साथ वर्किंग जो है एंडोक्राइन की वो कौन कंट्रोल करता है? हमारा नर्वस सिस्टम। कि नर्वस सिस्टम ही बताता है कि अब हमारी बॉडी, हमारे ग्लैंड को ये हार्मोन निकालने की ज़रूरत होती है। तो हार्मोन्स जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो प्रोड्यूस होते हैं वो मैसेंजर्स की तरह, मतलब मैसेंजर्स हम बोल सकते हैं जो हमारा मैसेज लेकर जा रहा है, ठीक है, उसकी तरह काम करता है नर्वस सिस्टम और बॉडी पार्ट्स के बीच में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो एडर्नल ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में। किडनीज़ के ऊपर आप देख सकते हैं ना, दो एडर्नल ग्लैंड हैं। तो एडर्नल ग्लैंड्स जो हैं वहाँ से कौन सा हार्मोन निकल रहा है? एड्रेनलिन हार्मोन। तो एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है? हमारी बॉडी के फंक्शन को, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है हम कि अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, कि डेंजर है एकदम से, ठीक है, एंगर, गुस्सा आता है, एक्साइटमेंट होती है, तो इस पोजीशन में एड्रेनलिन हार्मोन हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है। एग्जांपल जैसे है कि अगर हमें किसी डेंजरस सिचुएशन का, मान लो कि एक बहुत ही खतरनाक कुत्ता जो है, डॉग जो है, वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तो एड्रेनल ग्लैंड क्या करेगा? एड्रेनलिन हार्मोन क्रिएट करेगा हमारी ब्लड में। तो एड्रेनलिन हार्मोन क्या होगा? उससे हमारी हार्ट बीट जो है, जैसे हम कुत्ता देखते हैं ना, भागता है, डरने लगना शुरू हो जाता है, तो हार्ट बीट जो है वो हमारी बढ़ जाती है।
हार्ट बीट बढ़ने से ब्रीदिंग रेट बढ़ेगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगी तो ब्लड फ्लो भी हमारी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होगा कि जितना भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर है वो फटाफट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। तो वो एनर्जी हमारी कहाँ पर यूज़ होगी, क्योंकि जैसे ही कुत्ता तेज़ी से भागता हुआ हमारी तरफ आएगा तो क्या होगा, हम तेज़ी से भागना शुरू कर देंगे। भागने के लिए तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी ना। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगी, हमारी बॉडी में ग्लूकोज को हेल्प करेगी एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है भागने में एनर्जी मिलती है और एड्रेनलिन ग्लैंड जो है वो हमें उस डेंजर सिचुएशन में प्रिपेयर करता है। और साथ के साथ हम फिर जो है उस हार्मोन वो जो है जल्दी से बनता जाता है और हम जो है उस अपने आप को उस कुत्ते से भागकर बचा लेते हैं। तो इस तरह से एड्रेनलिन हार्मोन जो है हमारी बॉडी को भागने में हेल्प करता है उस फ्राइटिंग सिचुएशन में। तो दूसरी तरफ जो है ऐसे ही एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है फाइट करने के लिए एनिमी के साथ, ठीक है। तो उसमें भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है। शॉर्ट टाइम में जब भी एनर्जी की ज़रूरत है, एकदम से हमें काम कुछ करना है, तो एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है और फिर हम उस इमोशनल हो चाहे फाइटिंग सिचुएशन है, ठीक है, कोई भी ऐसी डेंजरस सिचुएशन है, कुछ भी ऐसी पड़ी उसमें हमें हेल्प करता है। तो कंप्लीट कोऑर्डिनेशन जो है ह्यूमन बॉडी का वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जब दोनों काम करते हैं तब पूरा कंट्रोल जो है वो हमारी बॉडी का होता है। तो जो मेन सेंटर्स हैं हमारी बॉडी में कंट्रोल करने के, मतलब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को जब जो उसका मेन सेंटर है ना कोऑर्डिनेशन का, वो क्या है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है ब्रेन और ब्लड वेसल से, जो भी वहाँ से होकर जा रही है, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को पहुँचाता है कि अब पिट्यूटरी ग्लैंड को समझ में आता है, मैसेज मिलता है कि अब जो है अब उसकी एक्टिविटीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, मींस कि कैसे हार्मोन जो है वो अब कौन सा हार्मोन हमारी बॉडी को ज़रूरत है। तो हार्मोन्स जो है उसमें कई सारे फंक्शंस जो है हमारी ह्यूमन बॉडी के, जैसे ग्रोथ है, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में, तो वो सारे के सारे हार्मोन्स में इंफॉर्मेशन जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो उसी के साथ जो है वो हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही फंक्शंस जो है हार्मोन्स के उसके अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है। तो अब पीनियल ग्लैंड जो है अभी तक हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, बट उसका फंक्शन अभी यानी कि क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन जिसका हमारी बॉडी में कोई जिनकी ज़रूरत नहीं है, किसी टाइम में पहले जब हमारा इवोल्यूशन हुआ था उस टाइम में भी इसकी ज़रूरत हो, बट अब इसकी जो है हमारी बॉडी में ज़रूरत नहीं है, तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, ठीक है। तो अब एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे पहले हमारे पास आता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। वो क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन्स के कौन सा हार्मोन कब निकलना है और उस हार्मोन को कब बंद होना है। इनहिबिटरी मतलब बंद होना, कब उसको एक्टिविटी को रोकना है। तो ये हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। तो ये क्या करता है, रेगुलेट करता है हार्मोन्स की सिक्रीशन को पिट्यूटरी ग्लैंड से, कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ये मैसेज भेजता है कि अब तूने ये वाला हार्मोन निकालना है। जब उस हार्मोन की क्वांटिटी हमारी बॉडी में सफिशेंट हो जाती है, फिर ये मैसेज भेजता है इनहिबिटरी हार्मोन्स का, मतलब कि अब ये हार्मोन रिलीज़ करना बंद करो। तो हाइपोथैलेमस जो है वो एक तरह से क्या करता है, कंट्रोल करता है पिट्यूटरी हार्मोन को। नेक्स्ट आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बिल्कुल हमारी ब्रेन के नीचे है प्रेजेंट, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, कई सारे बहुत सारे ग्लैंड की हार्मोन्स जो है वहाँ से रिलीज़ होते हैं। तो इसमें जो है पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन आ जाता है, वो हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन जो है हमारी बोन्स की, मसल्स को डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो अगर किसी की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है उसके बचपन में, तो वो जो है छोटा रह जाता है उसका। जैसे ये देखो छोटा सा है ना, ये बच्चा नहीं है, एडल्ट है, लेकिन उसमें बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम आया, तो इसकी, जिसको हम बोना बोल देते हैं, तो इंग्लिश में इसको ड्वार्फ बोलते हैं। अगर किसी की हाइट बहुत ज़्यादा
हो गई, जिस उसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो गया तो बहुत लंबा होता है, उसको हम जियांट बोलते हैं। जैसे खली है, ठीक है ना, खली जो रेसलर है, तो 7 फीट से भी ज़्यादा उसकी हाइट है ना, तो ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कि उसमें ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हुआ, क्योंकि 6 फीट 6.5 फीट की मैक्सिमम हाइट होती है, लेकिन ये 7 साढ़े 7 फीट जो है वो ज़्यादा हो जाती है ना हाइट। तो ये ग्रोथ हार्मोन जब ज़्यादा रिलीज़ होता है। उसके बाद आता है थर्ड, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो कहाँ पर होता है, विंड पाइप में हमारी। तो थायराइड ग्लैंड जो है वहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, जो कि जिसमें आयोडीन होता है। कहते हैं ना कि आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। तो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स हमारी बॉडी में उसकी डाइजेशन वगैरह को कंट्रोल करता है। तो आयोडीन जो है वो ज़रूरी है थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए, जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है। तो अगर हमारी खाने में आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो नहीं निकल पाएगा हमारी बॉडी में, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो डेफिशिएंसी जो है वो आयोडीन की हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकालेगी, और एक डिजीज़ होगी जिसको हम ग्वाइटर बोलते हैं। ये देखो, ये जो है थायराइड ग्लैंड का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसको हम ग्वाइटर बोलते हैं। तो ये सिम्टम है कि गले में जो है वो एक गले में स्वेलिंग हो जाती है, एनलार्जमेंट हो जाता है, थायराइड ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाता है। तो अभी लोगों को बोला जाता है कि आयोडाइज सॉल्ट जो है वो खाना चाहिए, हमें नमक जो है वो आयोडाइज्ड लेना चाहिए। तो ये कैसे होता है, आयोडीन क्या करता है, हमारी थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए ज़रूरी होता है। आयोडाइज सॉल्ट जब हम खाते हैं तो फिर क्या हुआ कि उसमें जो है वो आयोडीन जो है वो थायराइड की फंक्शनिंग के लिए एक मैसेज भेजता है, ठीक है, वो उसकी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। थायरॉक्सिन जो है वो हमारी बॉडी में फिर बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जब हमारी बॉडी में इनकी अगर डेफिशिएंसी नहीं होगी थायरॉक्सिन की, तो फिर गॉइटर भी नहीं बनेगा। उसके बाद आता है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो छोटे छोटे से 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड के आसपास ही होते हैं। तो ये पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है वो निकालते हैं हमारे बॉडी में। पैराथॉर्मोन जो है वो हमारे कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल जो है वो ब्लड में देखते हैं। नेक्स्ट आता है थाइमस ग्लैंड्स। तो थाइमस ग्लैंड जो है वो हमारे गर्दन के नीचे, मतलब कि चेस्ट के ऊपर होता है। तो यहाँ से थाइमस हार्मोन जो है वो निकलता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को डिवेल्प करता है। थाइमस ग्लैंड जो है बच्चों में, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना 1-2 साल के, वो जो है उनमें ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है, पुबर्टी, मतलब कि बच्चा 10-12-13 साल का होता है, तब ये इसका साइज़ जो है वो श्रिंक हो जाता है। नेक्स्ट आता है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज तो आपने देखा ही है, बिल्कुल स्टमक के ऊपर होता है। यहाँ से इंसुलिन हार्मोन जो है वो स्क्रीट होता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर इंसुलिन नहीं होगा हमारे ब्लड में तो क्या होगा, डायबिटीज़, जिसको हम शुगर बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, वो हो जाती है। तो डायबिटिक डिजीज़ जो है उसमें क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो है वो शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो शुगर है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो पेनक्रियाज अगर सफिशेंट अमाउंट में इंसुलिन नहीं बनाएगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा और डायबिटिक होगा, ठीक है ना। पर्सन जो है उसकी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा। और फिर आप तो देखते ही हैं कि लोगों को हम डॉक्टर बोलते ही हैं ना कि कम शुगर खाएं या शुगर ना खाएं। तो डायबिटीज़ जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा हमें देखा गया है हमारे लोगों में। तो डायबिटीज़ जो है वो अगर हम डाइट कंट्रोल करें, अपना वेट कम रखें, ठीक है, प्रॉपर अगर फिज़िकल एक्सरसाइज करें और प्रॉपर मेडिसिन लें तो कंट्रोल में रहती है, ठीक है। तो जब एक लेवल ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा इंसुलिन कम हो जाता है बॉडी में, तब उस टाइम इंसुलिन के इंजेक्शंस जो हैं वो पेशेंट को देने पड़ते हैं। उसके बाद आता है एडर्नल ग्लैंड्स। तो वो हमने पहले भी बताया था ना अभी इसी वीडियो में कि एडर्नल ग्लैंड्स कहाँ पर हैं, किडनीज़ के ऊपर हैं। तो एडर्नल ग्लैंड्स जो है वहाँ से एडर्नलिन हार्मोन जो है वो निकलता है।
तो ये हमारे क्या करता है, हार्ट रेट को, ब्रीदिंग रेट को, ब्लड प्रेशर को, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो इसमें से बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो निकलता है जब हम डरे होते हैं या बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। आप देखना, कभी खुश होते हो तो आपकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, या डरे होते तब भी हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो एड्रेनलिन क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है ऐसी सिचुएशन में कैसा एक्शन करना है। और इससे क्या होता है, हमारी हार्ट बीट को स्पीड अप करता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ती है, और साथ के साथ हमारी हार्ट ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में वो फिर एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू करता है। तो जैसे वो मैंने कुत्ते के गला बताया था ना कि कैसे भागता है, हम भागते हैं, हम जैसे ही हमें एक डॉग जो हमारे पीछे पड़ता है। तो इसको हम जो है ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी भी बोलते हैं, किसको, एड्रेनल ग्लैंड्स को। नेक्स्ट आता है टेस्टिस। तो टेस्टिस जो है वो मेल्स में होता है। तो टेस्टिस जो है मेल सेक्स हार्मोन जिस प्रोड्यूस करता है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। तो ये क्या करता है, मेल्स में मेल सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जैसे कि लड़कों की आवाज़ मोटी होनी शुरू हो जाती है, दाढ़ी मूछ वगैरह आनी शुरू हो जाती है, बॉडी पे बाल वगैरह आते हैं, ठीक है। और ये सारा जो है टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल पुबर्टी, मतलब कि अराउंड 13 to 14 ईयर्स की एज में स्क्रीट होना स्टार्ट होता है। और टेस्टिस जो है वो मेल गैमीट्स बनाते हैं, जिसको हम स्पर्म्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ओवरीज। तो ओवरीज जो है वो फीमेल में होता है, ठीक है। ओवरीज जो है वो फीमेल सेक्स हार्मोन्स बनाती है, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रॉन। तो एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है कि डेवलपमेंट है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का, फीमेल फीचर्स में। जैसे अब हमारी लेडीज़ की आवाज़ पतली होती है, सॉफ्ट स्किन होती है, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही जो ये एस्ट्रोजन है वो फीमेल पुबर्टी के टाइम पर, मतलब कि फीमेल्स में 10 से 12 ईयर्स की एज में जो है, 10 से 12 साल की एज में जो है वो स्टार्ट होता है स्क्रीट होना। तो प्रोगेस्टेरोन का क्या हार्मोन क्या करता है, ये यूट्रस में जो चेंजेस आते हैं ना मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसको उसके चेंजेस को हेल्प करता है। और साथ के साथ प्रेगनेंसी में मेंटेनेंस करता है, ठीक है। तो ओवरीज जो है उसमें फीमेल गैमीट्स बनते हैं, जिसको हम एग बोल देते हैं या ओवा बोलते हैं। उसके बाद आता है, ये सारे थे हमारे कौन कौन से हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं हार्मोन्स। उसके बाद है फीडबैक मैकेनिज़्म। तो फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है, कोई भी चाहे एक्सेस में हम हो हार्मोन्स, चाहे डेफिशिएंसी में हार्मोन्स हैं, तो वो जो है क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे इंसुलिन का हमने पढ़ा कि डायबिटीज़ हो जाता है, और अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा इंसुलिन हो गया तो फिर बंदा कोमा में जा सकता है, ठीक है ना। तो हार्मोन्स की एक प्रॉपर क्वांटिटी जो है वो हमारी बॉडी में होनी चाहिए हमारी नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। तो इसी को हम जो है हम बोल देते हैं कि मैकेनिज़्म जो है, कि वे मैकेनिज़्म हमारा जो है प्रोडक्शन का और हार्मोन रिलीज़ होने का, ये एक प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए। तो इसके लिए कोई टाइमिंग और अमाउंट ऑफ हार्मोन्स जो है वो अलग अलग जो निकल रहे हैं ना हमारे, उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म, जो कि हमारी बॉडी में अपने आप ही होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, पेनक्रियाज उसको डिटेक्ट करेंगे, और क्या होगा कि वो जो है इंसुलिन को प्रोड्यूस करना और स्क्रीट करना बंद कर देंगे। और जैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है तो फिर क्या होता है, ऑटोमेटिकली इंसुलिन जो है उसका स्क्रीशन जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यानी कि अपने आप ही जैसे शुगर लेवल बढ़ेगा इंसुलिन कम होगा, शुगर लेवल कम होगा इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा। मतलब कि जो भी क्वांटिटी हमारी बॉडी की टाइम सिचुएशन है, तो वो अपने आप ही फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग जो है वो करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो अब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इसके बीच में डिफरेंस है। इसमें न्यूरॉन्स हैं, इसमें ग्लैंड्स होते हैं। ये मैसेजेस जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फॉर्म में देते हैं, ये केमिकल फॉर्म में जाते हैं। ये जो है नर्व फाइबर टू नर्व फाइबर ट्रांसमिट करते हैं, ये ब्लड के थ्रू, ब्लड में से होकर जाते हैं ना हॉर्मोन्स। मैसेजेस जो हैं वो बड़ी जल्दी जो है वो बनना इनकी पहुंचते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और लास्ट आता है डिफरेंस कि मैसेजेस जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए जो है रहते हैं,
लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो है वो काफ़ी टाइम तक रहता है। तो इससे हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और हमारा टॉपिक भी ये कंप्लीट हुआ। तो कोई भी किसी को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।